हाँ जी बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कनेक्ट हो जाइए बेटा जी जल्दी से। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का। कल हम लोगों ने आईयूपीएसी डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है कॉमन नेम्स के बारे में, है ना जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स। कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ बेटा जी। चलिए स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। पहले तो ये बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। ओके ओके, देखिए बेटा जी। चलिए मैं कल का रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी बेटा जी। मैंने आपको बताया था आईयूपीएसी और कॉमन नेम में डिफरेंस क्या होता है ना जी। आईयूपीएसी हमारे लिए ऑफिशियल नेम की तरह एक्ट करेगा, मतलब किसी कंपाउंड का ऑफिशियल नेम। इंटरनेशनली आप कहीं पे भी चले जाए तो उस कंपाउंड का नेम चेंज नहीं होने वाला है। इसी तरीके से हमारे लिए कॉमन नेम की बात करें तो भाई कॉमन नेम एक लोकेलिटी में ही जाना जाता है भाई। कुछ लोग ही जानते होंगे उस नेम से, है ना जी। तो वो नेम फिक्स नहीं रहता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, फिक्स होगा। आज हम कॉमन नेम्स जानेंगे, कल हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की थी। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे। ये इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे आपको। जैसे कि ये 6 नंबर वाला एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। इस तरीके का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है ना जी। इस तरीके का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये जनरली मेंस या फिर एडवांस में पूछा जाएगा बेटा जी। ठीक है। अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आएगा तो वो फिर मेंस या फिर एडवांस में आएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और 9th नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं बेटा जी, हमारे पास 9th नंबर वाले क्वेश्चन में हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ बच्चे यहाँ से ढूंढ रहे थे, है ना जी। कुछ बच्चों की 6 कार्बन आटम्स की आ रही थी, कुछ की 5 की आ रही थी, लेकिन हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करनी है। मैंने आपको एक बात और बताई थी बेटा जी, वो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेलोजन आटम, है ना जी। तो हम हेलोजन को इतनी तवज्जो नहीं देते, उसको साइड चेन में हम लोग अज्यूम कर लेंगे जी। ठीक है। उसके बाद मैंने आईयूपीएसी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दी था, जो बच्चों को याद नहीं आ रहा था, है ना जी, कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। ये पहला रूल होता है। उसके बाद सेकंड रूल क्या था हमारे लिए, नंबरिंग करनी होती है हमें। कैसे नंबरिंग करेंगे कि भाई हमारे लिए जो भी सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है उनको कम से कम नंबर मिले बेटा जी। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमने पढ़ा था वो था फॉर्मूला। और वो जो फॉर्मूला था बेटा जी, वो फॉर्मूले में देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप रूट वर्ड लिखेंगे, है ना जी। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखना है, लेकिन फॉर्मूले में हमें सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, है ना जी। फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आ सकता है, साइक्लो स्पाइरो, है ना जी, ये वाले वर्ड्स आएंगे। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स, भाई जो कुछ भी बचा वो सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और यहाँ पे आप लोग किस तरीके से नाम लिखेंगे बेटा जी, अल्फाबेटिकली लिखना है। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, नोट। नोट क्या लिख लीजिए भाई, अल्फाबेटिकली लिखना ये सारी चीजें, अल्फाबेटिकली। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकली लिखे। और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मान लेते हैं अगर हमारे लिए क्लोरीन आटम 2 आ गए भाई, तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है। और उसके बाद उसके पहले आपको पोजीशन मेंशन करनी होती है। हर एक सब्स्टिट्यूएंट की आप पोजीशन भी मेंशन करेंगे। डाई ट्राई टेट्रा तो ठीक है, उसकी पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है, अल्फाबेटिकली नाम लिखना जरूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने आपको यहीं पे बता दिए। उसके बाद देखिए भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल याद करवाई थी मैंने। कैसे याद करने का तरीका बताया था, कास अन्ना ऐसा होता अम्मा, साइना अली की एल्कोहल थी अम्मी, है ना जी। कास मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, अन्ना एनहाइड्राइड, ऐसा मतलब एस्टर, उसके बाद क्या है एसिड हैलाइड, फिर अमाइड। उसके बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, है ना जी, इसको आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं बेटा जी। उसके बाद ये क्या है एल्डिहाइड। फिर क्या आएगा हमारे लिए कीटोन। उसके बाद अल्कोहल, थायोल्स एंड अमीन्स।
ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस भी बताया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना होगा बेटा जी जब हम SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो फिर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री आप रिवाइज कर लीजिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस पढ़ लीजिए, है ना जी। थोड़ा बहुत कन्फर्मर्स के बारे में भी पढ़ लीजिए, फिशर न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ लीजिए, सॉहर्स प्रोजेक्शन पढ़ लीजिए। उसके बाद आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी कॉमन नेम्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, कॉमन नेम्स के बारे में, कॉमन नेम्स के बारे में। ठीक है जी, कॉमन नेम्स के बारे में हमें डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आज तो शायद नहीं करेंगे, आज संडे है तो हम लोग सिर्फ कॉमन नेम पढ़ेंगे, है ना जी, बस। तो कॉमन नेम में मैं आपको बता देता हूं बेटा जी कि क्या करना है हमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूं भाई, नोट यहां पे लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है जी, यहां पे देखिए आप, अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें, अगर ऐसा लिख के आ रहा है सेकेंडरी ग्रुप है और कोई टर्शरी ग्रुप है, तो आप उसको जब भी आप नाम के साथ लिखेंगे तो हाइफन लगाएंगे वहां पे। यहाँ पे क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट है। अगर आप वहां पर सेकेंडरी ग्रुप या फिर टर्शरी ग्रुप लिखने जा रहे हैं तो वहां पे SEC हाइफन और जो भी हमारे कंपाउंड का नाम है वो लिखना है। फिर टर्शरी के लिए ये यूज करना है TERT और हाइफन लगाना है। दूसरा, अगर आपके पास कोई आइसो वाला कंपाउंड है ना जी, आइसो वाला है और नियो वाला है, तो इसको तो हमें डायरेक्टली लिखना होता है कंपाउंड के साथ में, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन उसके साथ में, है ना जी, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन आएगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको समझ में आया, हाइफन कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे हाइफन यूज करना है, यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। और इन वाले केसेस में डायरेक्टली एड अप करके ही लिख देना होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम एड अप करके ही लिख देना होता है डायरेक्ट, विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन लिख लीजिए आप यहाँ पे। एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग कई सारे, तो उससे और क्लियर होगा हमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं भाई, कि हमें ये वर्ड कहाँ यूज करने हैं, कि कहीं पे अगर हमें एन देखने को मिले, या फिर हमें देखने को मिले आइसो, या फिर हमें देखने को मिले नियो, है ना जी, तो इनको हमें कहाँ यूज करना होता है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर हमारे लिए स्ट्रेट चेन है बेटा जी, इस तरीके से कार्बन की स्ट्रेट चेन है इस तरीके से, तो उस केस में हम लोग नियो वर्ड, एन वर्ड यूज करेंगे। एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब क्या होता है जी, नॉर्मल। उसके बाद देखेंगे आइसो है, तो आइसो के केस में क्या हो जाएगा भाई, हमारे लिए एक ब्रांचिंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे लिए आइसो कंपाउंड कहलाने लगेगा बेटा जी। इसके अलावा और भी हो सकता है आइसो कंपाउंड, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास इधर पे एक मिथाइल ग्रुप तो है और कार्बन हम यहाँ पे इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो आपको बस सिर्फ क्या देखना है कि अगर हमारे पास इस चेन में एक मिथाइल ग्रुप अगर हमारे लिए क्या हुआ, साइड चेन में आ रहा है, तो वो हमारे लिए आइसो कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली हमारे लिए नियो कंपाउंड्स में क्या होगा भाई, दो दो मिथाइल ग्रुप की कनेक्टिविटी में क्या होंगी, ब्रांचिंग आ जाएगी। देखिए ये दोनों ब्रांचिंग में आ गए, तो ये हमारे लिए नियो कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरीके से एक और नियो कंपाउंड बताता हूं मैं, इस तरीके से देखिए, अब यहां पे मैंने ये ब्रांचिंग कर दी भाई, देखिए इधर पे इस तरीके से, ये दिख रहे हैं आपको इस तरीके से। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, आइसो, नियो और एन वाले। एन वाले हमें कहां पे लिखने हैं, जहां पे नॉर्मल चेन होगी, है ना जी, नॉर्मल चेन की कैटेगरी में लिखते हैं हम लोग इन्हें, नॉर्मल चेन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रीफिक्सेस आइसो कहां पे लगाने होते हैं, जहां पे एक मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप किसकी तरह चेंज हो, चेन हो, साइड चेन में प्रेजेंट हो, साइड चेन में प्रेजेंट हो जी, किसमें प्रेजेंट हो, साइड चेन में। यहां पर दो मिथाइल के ग्रुप, टू मिथाइल ग्रुप, टू मिथाइल ग्रुप किसमें प्रेजेंट हो, साइड चेन में प्रेजेंट हो, है ना जी। ये दोनों मिथाइल ग्रुप हमारे लिए साइड चेन में प्रेजेंट है बेटा जी। ये तो हमारे लिए मेन चेन हो जाएगी,
ठीक है जी, ये मेन चेन हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ नेम लिखने की कोशिश करेंगे, उससे ये आइडिया आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग नेम लिखने की कोशिश करेंगे। तो जी देखिए नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वहां से हम लोग नेम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखिए, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों लिखें। कॉमन नेम तो देखिए भाई मैं आपको बताता जाऊंगा, आईयूपीएसी नेम आप अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आईयूपीएसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे अगर मैं कंपाउंड देता हूँ, ये CH3Cl दूसरा कंपाउंड है भाई, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, राइट कॉमन नेम। कॉमन नेम बेटा जी, कॉमन नेम को ही ट्रिवियल नेम बोलते हैं, कॉमन नेम को ही ट्रिवियल नेम बोलेंगे। CH3 CH2 यहाँ पे लिख दिया मैंने Br। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है CH3 CH2 फ्लोरीन लगा दिया मैंने, अज्यूम करते हैं। इसके बाद हम लोग और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, अगर मेरे पास आयोडीन हो, CH3CH, यहाँ पर आयोडीन लगाया और यहाँ पे मैंने CH3 लगाया। आइडेंटिफाई करना सीखिए बेटा जी, है ना ग्रुप, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। उसके बाद सिक्स्थ वाला देखते हैं भाई, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है बेटा जी, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें हर एक कॉर्नर है ना जी, वहां पे हमारे लिए कार्बन प्रेजेंट होगा, हर एक कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट होगा, अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं। उसके बाद देखते हैं 6 के बाद 7th, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम मैं आपको बताऊंगा, इस 9th वाले कंपाउंड का कॉमन नेम है ना जी, इसमें 5 कार्बन एटम की सिंगल चेन है। इसी से मिलता जुलता एक और बता देता हूँ, चलिए बेटा जी इतने कंपाउंड्स के करिए, इतने कंपाउंड्स के सॉल्व कीजिए, एक और दे देता हूँ।
ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए, है ना जी। यहाँ से ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि अगर नॉर्मल चेन है तो वहाँ पे एन लगाना है, अगर वहाँ पे आइसो वाली है तो भाई मतलब वहाँ पे एक मिथाइल होगा साइड चेन में, यहाँ पे दो मिथाइल होंगे साइड चेन में। ये देखिए यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे दो दो मिथाइल है साइड चेन में, ये दो दो मिथाइल है एज अ साइड चेन, और ये हमारे लिए मेन चेन है। ठीक है, कोशिश कीजिए। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसका तो बहुत सिंपल सा नाम है, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा भाई, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, है ना जी, इथाइल ब्रोमाइड नाम आ जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, अब देखिए दो कार्बन से ज्यादा हो गए भाई, तो यहाँ पे ये पूरी चेन देखनी पड़ेगी, और ये तो हमारे लिए स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे भी आप एन वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन भाई दो कार्बन को अरेंज करने का तो एक ही तो तरीका है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे तीन कार्बन की चेन में हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो फिर हम यहाँ पे देखिए साइड चेन तो हमें कोई नहीं दिख रही है, और सारे तीनों के तीनों कार्बन आइटम सिंगल चेन में, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, एन, और एन के साथ में क्या आता है, हाइफन, तो एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा भाई, एन प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद में इस वाले कंपाउंड में देखिए भाई, इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, ये तो मुझे आइसो वाला जैसा दिखाई दे रहा है, आइसो, क्योंकि इसमें एक मिथाइल दिख रहा है मुझे, एक मिथाइल साइड चेन में दिख रहा है, ये देखिए ये हमारे लिए एक मिथाइल दिख रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइसो, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। और मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आइसो आएगा वर्ड तो वो हमारे लिए कैसा होगा, चेन के साथ में ही लिखा जाएगा, उसमें कोई हाइफन नहीं लगाना होता है, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए भाई, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, ब्यूटाइल ग्रुप हो गया ना ये, एक दो तीन चार, इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे, तो फिर क्या नाम आएगा भाई, आईयूपीएसी तो करना नहीं है, कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो नॉर्मल चेन दिख रही है, इसमें कोई साइड चेन भी नहीं दिख रही, तो एन आएगा हमारे लिए, एन के साथ में क्या आएगा, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा बेटा जी। उसके बाद में क्या आएगा, इस वाले पे देखिए भाई, इसका नाम होगा बेटा जी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना जी, क्या होगा इसका नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, अगला वाला कौन सा है, ये है हमारे लिए, इसमें देखिए ये तो आइसो ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, ये है एक मिथाइल ग्रुप। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसको, ये रही हमारे लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। इस वाले केस पे देखिए, एट्थ वाले केस में हमारे लिए ये Cl लगा हुआ है, और फिर हमारे लिए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिए पांच कार्बन चेन है भाई, पांच की, तो आप यहाँ पे एन पेंटाइल क्लोराइड लिख रहे होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे ये देनी है कि आप एन पेंटाइल, पेंटाइल को ही अमाइल ग्रुप बोल सकते हैं, पेंटाइल को ही क्या बोल सकते हैं, अमाइल ग्रुप, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एन अमाइल क्लोराइड कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें बेटा जी, इसको क्या बोलेंगे, एन अमाइल, AMYL, एन अमाइल क्लोराइड। और फिर यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा बेटा जी, इसको भी आप आइसोपेंटाइल बोल सकते हैं, आइसोपेंटाइल, और पेंटाइल को ही हमने बताया आइसोपेंटाइल क्लोराइड है ये, इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसो अमाइल, तो ये आइसो अमाइल क्लोराइड हो जाएगा, आइसो अमाइल क्लोराइड। उसके बाद ये वाला देखते हैं हम लोग, इस वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमारे लिए टर्शरी ग्रुप लग रहा है मुझे, टर्शरी ग्रुप होएगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड,
या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, टर्शरी अमाइल क्लोराइड, टर्शरी अमाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा जी। उसके बाद ये वाला तो हमारे लिए नियो ग्रुप लग रहा है, नियो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड, या फिर हम इसे किस नाम से बुला सकते हैं, नियो अमाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसमें मैंने आपको बहुत सारे नॉमेनक्लेचर करा दिए भाई। इसके आप आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क है कि इन सबका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है आपको। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आने लगा होगा कि एन का कहाँ पे यूज करना है, सेकेंडरी कहाँ पे यूज करना है, टर्शरी कहाँ पे यूज करना है, और आइसो कहाँ पे यूज करना है ना जी। सेकेंडरी देखिए भाई, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो 2 डिग्री सेंटर पे, तो उसकी जगह पे हम लोग सेकेंडरी वर्ड यूज करें। डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो 3 डिग्री सेंटर पे, वहां पे टर्शरी यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आइसोपेंटाइल, ये हमारे लिए ग्रुप होगा। ये ग्रुप कैसा होगा भाई, कनेक्टिविटी तो 1 डिग्री पे ही होगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, एक साइड चेन प्रेजेंट होगी, एक मिथाइल ग्रुप की तरह प्रेजेंट होएगा, है ना। यहाँ पे देखिए नियोपेंटाइल में कनेक्टिविटी तो हमारे लिए 1 डिग्री पे ही होगी, और उसके पास 2 साइड चेन होंगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, फिर से सीख लीजिए एक बार। इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमारे पास ये सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी आ रहा है, तो आप इस वाले सेंटर को चेक कीजिए, ये 2 डिग्री तो नहीं है। अगर ये 2 डिग्री हुआ तो सेकेंडरी आएगा वर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी देखिए, इसमें देखिए इस वाले केस में, जैसे ये वाला केस था नियो वाला केस, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि नियो वाले केस में, हमारे नियो पेंटाइल के केस में आप नोटिस करें कनेक्टिविटी तो 1 डिग्री पे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो दो मिथाइल ग्रुप साइड चेन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हमने, नियो। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्लोरीन को आप नोटिस करोगे डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, 3 डिग्री कार्बन सेंटर से, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हमने, टर्शरी यूज किया। ये 1 डिग्री से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए 1 डिग्री से कनेक्टेड है, एक साइड चेन दिख रही है हमें, तो फिर यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, आइसो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी डायरेक्ट टर्शरी वर्ड यूज किया हमने। तो टर्शरी क्यों यूज किया है, क्योंकि ये कनेक्टेड है ग्रुप हमारा 3 डिग्री कार्बन सेंटर से, इसलिए हमने टर्शरी ग्रुप यूज किया है यहाँ पे। एन मतलब तो नॉर्मल चेन है। यहाँ पे देखिए आइसो यूज किया, क्यों किया है, क्योंकि ये 1 डिग्री से कनेक्टेड है, एक साइड चेन है, तो आइसो वर्ड आ गया हमारे लिए। उसके बाद ये सारे आपको समझ में आ गए। आइसो वाला देख लीजिए, यहाँ पे आइसो वाला क्यों आया भाई, ये देखिए ये किससे, देखो है तो ये 2 डिग्री से कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पे एक हमारे लिए साइड चेन आ रही है, तो आप यहाँ पे सेकेंडरी प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, आइसो प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या प्रीफर करेंगे, आइसो प्रोफाइल। ठीक है जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डाल लेना एग्जाम्पल, क्योंकि आप यहाँ पे सेकेंडरी और आइसो में कंफ्यूज ना हो जाए। दोनों ही इसके लिए आइसो प्रोफाइल के लिए सेम होंगे, सेकेंडरी और आइसो, क्योंकि ये देखिए 2 डिग्री से ही कनेक्टेड है, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। तो ये इनके कॉमन नेम्स थे बेटा जी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, इन्हीं को देखो भाई, हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइलेडीन बोलते हैं। देखिए दो तरीके की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। कि अगर डाई हेलो डेरिवेटिव की बात करें हम लोग, सबसे पहले तो किसकी बात करते हैं, डाई हेलो डेरिवेटिव्स की। यहां पे मैं लिख देता हूं किसकी बात कर रहा हूं, डाई हेलो डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिविटी, अगर हमारे पास एक ही कार्बन आटम के ऊपर, एक ही कार्बन आटम के ऊपर दो हैलोजन के ग्रुप आ जाए साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे क्या हो, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास क्या आ जाए, हैलोजन के एटम्स आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग इनको क्या नाम देते हैं बेटा जी, इनको बोला था हमने क्या, जेमिनल। इनको बोला था जेमिनल डाईहेलाइड्स, और इनको बोला था हमने विसिनल डाईहेलाइड्स। इनको क्या नाम दिया था भाई, विसिनल डाईहेलाइड्स। इनको नाम दिया था हमने विसिनल डाईहेलाइड्स, जेमिनल डाईहेलाइड्स, है ना जी।
इन्हीं को विसिनल, इनको विसिनल जो एडजेसेंट कार्बन आटम पे प्रेजेंट होते हैं, और जो एक ही कार्बन आटम के ऊपर दो ग्रुप लगे हों उनको क्या बोलेंगे, दो सिमिलर ग्रुप लगे हों उनको क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है जी। अब यहां पे क्या होगा, आपको इनके कुछ नेम होते हैं। जैसे हमारे लिए अगर आपके पास जेम जो डाइहैलाइड होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, डाइहैलाइड याद रखिएगा, इनको क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स बोलते हैं, मतलब कि जेमिनल डाइहैलाइड्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग विसिनल वाले की बात करें बेटा जी, किसकी बात करें, विसिनल वाले की, तो हमें इनको क्या बोलना पड़ता है, एल्काइलीन, एल्काइलीन डाइहैलाइड। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, एल्काइलीन डाइहैलाइड और यहां पे विसिनल डाइहैलाइड, ये दोनों सेम ही है। और ये वाले कौन से होंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं भाई, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा CH3C, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, और यहाँ पे मैंने अज्यूम करते हैं कोई ग्रुप लगा दिया, मान लेते हैं CH3 ही लगा दिया। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइलिडीन, आइसो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड इस तरीके से नाम लिखा जाएगा बेटा जी, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, है ना जी। अगर आपसे पूछा जाए ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, मैंने बताया था ये आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही चीज है भाई, क्योंकि 2 डिग्री पे कनेक्टिविटी दिख रही है हमें। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे, अगर मैं नॉर्मल प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड बोलता तो क्या होता, मान लेते हैं अगर मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि एन प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड बनाइए, तो वो एग्जाम्पल कैसा होता, उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 Ca। अब देखिए भाई यहां पे Cl लगा दो, यहां पे Cl लगा दो, एक हाइड्रोजन रहने दो, तो ये देखिए भाई ये हमारे लिए एक ही कार्बन के ऊपर 2 Cl आ गए या नहीं आ गए, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइलिडीन, एन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ये समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें विसिनल के, विसिनल वाले भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। विसिनल वाले एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके बताऊं कि अगर हमारे पास इथाइलिन डाइक्लोराइड बताते हैं हम, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड कैसा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl लगा दिया, तो इथाइलिन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये हमारे लिए नाम हो जाएगा। प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड का आप खुद से बनाएंगे, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड खुद से बनाइए, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। देखिए दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, अगल बगल वाले कार्बन के ऊपर है, तो हमें क्या बनाना है भाई, वहां पे एल्काइलिन डाइक्लोराइड्स होंगे। लेकिन जब अगर एक ही कार्बन आटम के ऊपर, एक ही कार्बन आटम के ऊपर दो ग्रुप आ गए, तो वहां पे एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड्स आएंगे। ठीक है जी, यहां पे क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड्स, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड हो गया जी। इसके बाद आप पॉली हेलो डेरिवेटिव्स भी पढ़ सकते हैं। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स में देखिए बेटा जी, जहां पे बहुत सारे हेलोजन के एटम्स लगे हों, पॉली हेलो डेरिवेटिव्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग आज ही। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स, फिर ये हमारा कॉमन नेम वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स की बात, अभी हमने डाई हेलो की बात की, इसी तरीके से ट्राई हेलो की भी बात कर सकते हैं। ट्राई हेलो में कौन कौन से देखने को मिलेंगे भाई, यहां पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं किसका, पॉली हेलो डेरिवेटिव्स का, पॉली हेलो डेरिवेटिव्स का। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स के भाई कॉमन नेम देख लीजिए, जैसे अगर हमारे पास CHCl3 हुआ, आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म नाम है ना जी। इसके बाद अगर हमारे पास CHI3 हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म हो जाएगा। अगर CCl4 है भाई,
तो इसका नाम क्या होता है भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको नेम पता होने चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी। इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं ऐसा करूं कि एक पूरी चेन में से जितने कार्बन की पूरी चेन है उसमें से सारे के सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर लूं, और उन सारे हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हर एक जगह पे मैं हेलोजन आटम को लगा दूं, तो वो भी पॉली हेलो डेरिवेटिव्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये चेन थी, मान लेते मेरे पास ये इसकी चेन थी CH3 CH2 CH3, ये तो आपको पता होगा ये प्रोपेन है, प्रोपेन है। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन है? अगर आप टोटल देखोगे 3 इधर 6 हो गए, 7 8 8 है। तो मैं 8 हाइड्रोजन को रिमूव करूं और इसकी जगह पे 8 क्या लगा दूं भाई? 8 मान लेते हैं मैंने क्लोरीन लगा दिए या फिर फ्लोरीन लगा दिए। 8 पे यहां पे क्लोरीन लगा देता हूं या फिर क्या लगा देता हूं? 8 फ्लोरीन लगा देता हूं, कुछ भी लगा दो। तो फिर क्या होगा? फिर यहां पे डिजाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, CF3 CF2 और यहां पे CF3, है ना जी। सारे के सारे हाइड्रोजन हटा के मैंने वहां पे क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिए। तो फिर इन वाले कंपाउंड्स के लिए बेटा आपको नाम लिखना पड़ेगा क्या? पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स। इनका नाम क्या होगा भाई? यहां पे मैं इंपॉर्टेंट बना के लिख रहा हूं, पर हेलो हाइड्रोकार्बन, पर हेलो हाइड्रोकार्बन। कॉमन नेम की बात चल रही है, IUPAC तो आपको आता ही है, पर हेलो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा भाई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पर फ्लोरो। कौन सा ग्रुप हमने लगाया? फ्लोरीन लगाया, तो पर फ्लोरो। और ये कौन सा कंपाउंड था? प्रोपेन था, तो पर फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। याद रखना ये बात, हाइड्रोकार्बन मतलब वही आपको जो आपने हाइड्रोकार्बन जिसमें सब्स्टिट्यूट किए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। नहीं तो फिर वैसे आप इसका IUPAC नेम क्या लिखते? क्या आता? ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन आता है ना जी, ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 8 लगाए है तो ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन आता। सब आठों के आठों फ्लोरीन की आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ती, तभी हमारे लिए काम चलता है ना जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पॉली हेलो डेरिवेटिव्स में मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, जैसे हमारे पास 3 वाले हुए तो ये करना है ना जी, और 4 वाले हुए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, उसके बारे में भी आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद ये बताया मैंने 4th वाला पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। उसके बाद कुछ और कंपाउंड देता हूं मैं आपको जिससे और आइडिया होगा, है ना जी। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास CH2Cl2 हो, उसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए भाई, और कुछ एग्जाम्पल कराता हूं। मान लेते हैं CH2Cl2 हो, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये तो आपको पता होगा, CH2Cl2 का कॉमन नेम मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है जी। यहां पर आपको पता होना चाहिए CH2 हमारे लिए कार्बिन की तरह, या फिर आप ऐसा मान के चलिए मिथाइलिन ग्रुप है ये। CH2 ग्रुप कौन सा है हमारे लिए? मिथाइलिन ग्रुप होता है। इस तरीके से समझिए बेटा जी। मैं यहां पे बता देता हूं आपको, CH2 से 2 कनेक्टिविटी निकली हो तो ये वाला ग्रुप हमारे लिए कौन सा ग्रुप होगा? मिथाइलिन ग्रुप होगा, मिथाइलिन ग्रुप होगा। आगे चल के हम लोग देखें कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स मतलब कि अगर यहां पे CH2 है और यहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और यहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ना बेटा जी, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। इन्हीं वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। ठीक है जी, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स बोलते हैं। इनके बारे में भी आप लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे लिख लीजिए AAC। AAC क्या है? ये कोई ऑडियो फॉर्मेट नहीं है, ये है, इसका नाम क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है भाई, एसिटो एसिटिक एस्टर। उसके बाद देखिए भाई, और कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए अगर हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये तो आपको आता ही होगा। इसका नाम तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड है, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा भाई।
ये तो सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है ना। 1 2 आगे वाले पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए भाई, इसका नाम बताइए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे Cl। हाँ देखिए भाई, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 है और उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, बताइए। sp3 कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पे अगर sp3 कार्बन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, एलाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आपको पता है, देख लीजिए ये वाला कंपाउंड भी, जैसे अगर मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है जी, इस बेंजीन के ऊपर मैंने लगाया एक CH2 ग्रुप, है ना जी, और उससे लगा दिया आयोडीन। तो देखिए बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, उसके जस्ट बगल में sp3 कार्बन है, उस पर आयोडीन है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बेंजाइल आयोडाइड, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, बेंजाइल आयोडाइड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं आपको इसमें ही बताऊं फिफ्थ वाले में, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, अभी मैंने एक ही लगाया था, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भाई, मान लेते मैंने दो लगा दिए, दो ग्रुप लगा दिए, मान लेते CHCl2 लगा दिया। तो फिर इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलेंगे बेटा बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड। अब देखिए दो है तो बेंजल डाइक्लोराइड लिख सकते हैं, बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है जी। उसके बाद एक और देख लीजिए, इसके बाद एक और बेंजो बता देता हूं मैं आपको इस तरीके से। जैसे अगर मेरे पास ये बेंजीन है और इसके ऊपर तीनों के तीनों सब्सटीट्यूट कर दूं मैं, CCl3 लगा दूं, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है जी, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। उसके बाद इसी को तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं भाई, इसको और क्या बोल सकते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड को और कुछ बोल सकते हैं क्या, पर वर्ड यूज करेंगे यहां पे हम लोग, पर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड है ना हमारे लिए, इनको तो हमने सब्सटीट्यूट किया ही नहीं, उनको सब्सटीट्यूट किया था। ठीक है भाई, ये तो हाइड्रोजन एज इट इज रह गए। उसके बाद देखते हैं भाई, अगला मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट बनवा के लिखवा देता हूं मैं। यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने आपको वहां पे ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के बारे में मिथिलीन ग्रुप बताया था, तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए कि जैसे अगर हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के पास में CH2 से एक कनेक्टिविटी छूटी हुई है, तो ये हमारे लिए कौन सा ग्रुप होता है बेटा जी, बेंजाइल ग्रुप होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, अगर हमारे पास बेंजीन है, उसके पास में एक sp3 कार्बन है भाई, जरूरी नहीं, और उसके पास में एक हाइड्रोजन और दो बॉन्ड कनेक्टेड, मतलब दो बॉन्ड खाली छूटे हुए हैं, वहां से कोई ग्रुप आके लग सकता है, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल। अगला देखिए भाई, थर्ड वाला, यहां पे हमारे लिए कौन सा होगा, बेंजो। जैसे आप इसको याद रख सकते हो बेंजोइक एसिड के नाम से, है ना जी। यहाँ पे क्या होगा, C, और यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड खाली छूटे हुए, तो ये क्या हो गई, बेंजो की कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नेम लिखने तो आते ही होंगे भाई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नेम तो हमें भाई ट्रिवियल नेम ऑर्थोमेटा पैरा से ही लिखने होते, ऑर्थोमेटा पैरा से ही लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ कुछ। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक बेंजीन है, एक बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, नंबरिंग करके, है ना जी। नंबरिंग करेंगे आप लोग कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। तो फिर क्या आएगा, 1,3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन, यही हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको और ट्रिवियल नेम में कैसे लिखेंगे, मेटा डाइक्लोरो
बेंजीन। ठीक है जी, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लासेस में मैंने शायद आपको रिवाइज भी करवाया था, इस बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको ट्रिवियल नेम में क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे लिए बेंजीन है बेटा जी, और यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा हुआ है। अब जहां पे ये जी ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे जहां पे ये जी ग्रुप अटैच्ड है, उस वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं इप्सो कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा जी? इप्सो कार्बन। और जहाँ उसके इप्सो के बगल वाले जो कार्बन होते हैं, मतलब ये वाले और ये वाले, ये होते हैं हमारे लिए ऑर्थो सेंटर। क्या है भाई? ऑर्थो। उसके बाद ये वाले जो होंगे बेटा जी, ये वाले कौन से होंगे हमारे लिए? मेटा। ये वाले कौन से होते हैं? मेटा। फिर जो लास्ट में बचा रह गया वो कौन सा होगा हमारे लिए? ये वाला जो ग्रुप के जस्ट सामने आता है, ग्रुप के इस वाले कार्बन के जस्ट सामने आ रहा होगा, वो कौन सा होगा बेटा जी? पैरा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्थो है और ये मेटा है, और ये वाला कौन सा है? पैरा। इप्सो से हमें कुछ नहीं लेना देना होता है। क्यों? क्योंकि इप्सो वाले अटैक बहुत कम होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। तो हम लोग जब देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वाले ऑर्थो कार्बन सेंटर हो गए, जहां पे जहां ग्रुप अटैच्ड होता है उसके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होते हैं उनको ऑर्थो कार्बन बोलते हैं। ऑर्थो के जस्ट बगल वाले मेटा हो जाते हैं हमारे लिए। और फिर जो उसके सामने होता है, ग्रुप के जस्ट सामने होगा, वो कैसा सेंटर हो जाएगा बेटा जी? वो पैरा वाला सेंटर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आप अब आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं बुक से। होमवर्क क्या है भाई? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, है ना जी। और दूसरा, आप आईयूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आईयूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पुराने पिछले साल के भी लगा सकते हैं आईयूपीएससी मतलब। और आप जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा सकते हैं किसी बुक से। आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर बुक्स बता दीजिए, तो बुक्स में बता देता हूँ बेटा जी। आप बुक्स नोट कर लीजिए कि जो हम बुक्स फॉलो कर रहे होंगे वो कौन सी होंगी। एक होगी एस के मल्होत्रा, एस के मल्होत्रा की भी अच्छी बुक है, दिनेश पब्लिकेशन है, दिनेश पब्लिकेशन। आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। और अगर और ज्यादा करना है तो आप एबीसी केमिस्ट्री कीजिए, एबीसी केमिस्ट्री। ठीक है जी, पहले इतना ही कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना जी। लाइक कीजिए, जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं बच्चे वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है बेटा। हम 12th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे जल्दी से जल्दी, बोर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस की। और आप सभी को बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं रिवीजन वाला भी एक सेशन लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा 2 घंटे में, है ना जी। 1-2 घंटे में मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा जी, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। ओके, हैप्पी लर्निंग।